हेलो दोस्तों, समर्थ ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी भाषा के विकास के बारे में जानेंगे। यह किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हो, चाहे एसआई हो, पटवारी हो, पुलिस हो, एमपीपीएससी का मेंस हो, जेल प्रहरी हो, व्यापम हो, हिंदी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी भाषा का विकास, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हिंदी जो शब्द है वह कैसे अस्तित्व में आया। हिंदी शब्द सिंधु नदी के नाम पर पड़ा। फारसी लोग सा को हा से संबोधित करते थे तथा धा को दा से संबोधित करते थे। ऐसे सिंधु से हिंदू बना तथा ईरानी का प्रत्यय ई से ई लगाकर हिंदी बना। इस प्रकार हिंदी शब्द बना। और फिर इसके बाद जानते हैं कि जो आज हिंदी बोली जाती है, विश्व में तीसरी ऐसी भाषा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा बोली और लिखी जाती है। तो इसका अस्तित्व कैसे आया? सबसे पहले संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ है। आदि जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत है। संस्कृत के परिवर्तन रूप से हिंदी का विकास हुआ। तो अगर इसका विकास क्रम पूछता है, हिंदी का विकास क्रम, तो पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास माना जाता है, क्योंकि अपभ्रंश से ही हिंदी की उपभाषाएं एवं अन्य बोलियां निकलती हैं, या कि हिंदी से कुछ अलग भाषाएं भी निकलती हैं, अपभ्रंश से ही निकलती हैं। अपभट्ट अपभ्रंश का परिवर्तन रूप है जो लगभग 200 सालों तक इस भाषा का उपयोग किया गया। और ये पाली भाषा महात्मा बुद्ध ने अपनी साहित्य की रचना पाली भाषा में की तथा प्राकृत भाषा में महावीर ने की थी। अर्थात पाली महात्मा बुद्ध ने इस भाषा का उपयोग किया और महावीर ने प्राकृत भाषा का उपयोग किया। ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, इसीलिए इसके बारे में बता रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्य सभ्यता आई, जो कहाँ की मूल निवासी थे? उत्तर और पूर्वी एशिया के निवासी थे। उनका भारत में आगमन हुआ और कब 1500 ईसा पूर्व आए थे। तो वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो अब पहले ये जान लेते हैं कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। बहुरूपी भाषा परिवार जिनका प्रतिशत कितना है? 73%। द्रविड़ भाषा परिवार 25%। ऑस्ट्रिक 1.3%। चीनी तिब्बती 0.7%। बहुरूपी के तहत ही हिंदी भाषा आती है। अर्थात अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि हिंदी किस परिवार के अंतर्गत आती है, तो हिंदी बहुरूपी परिवार के अंतर्गत आती है। उत्तर भारत में बहुरूपी परिवार के लोग रहते हैं और दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार के लोग, जैसे मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल, ये सब द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। और ऊपर की जो गुजराती, मराठी, ये हिंदी, ये सब बहुरूपी परिवार की भाषाएं हैं। तो भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? 3 कालों में विभक्त किया है। आर्यों के द्वारा जो भाषा प्रयुक्त की गई उसी के परिवर्तन से हिंदी का विकास हुआ। आर्यों के द्वारा कौन सी भाषा प्रयोग की गई? संस्कृत। और तो इसका विभाजन देखते हैं। आप ऐसे 3 पार्ट में विभाजित करो। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक जो आज का समय है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो एक साथ पहले करो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, और फिर मध्यकालीन 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। तो पहले आप ये जानते, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 पार्ट में डिवाइड करो, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का पीरियड क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000। 500 में डिवाइडेशन कर लो। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है, तो 500 ईस्वी कर लो इसके लिए, वैदिक संस्कृत के लिए, और 500 लौकिक संस्कृत के लिए। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृति का अन्य नाम क्या है? छांदस। यह नामकरण पाणिनि के द्वारा किया गया था। और
वैदिक संस्कृति काफ़ी जटिल थी, इसीलिए लोगों के द्वारा सरल भाषा का उपयोग किया जाने लगा संस्कृत के ही समान। तो इसे लौकिक संस्कृत का नाम दिया गया। तो लौकिक संस्कृत, ठीक है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय भाषा में 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का समय काल क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसका अन्य नाम क्या है? छांदस भी है। लौकिक संस्कृत क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा लौकिक संस्कृति। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को मध्यकालीन आर्य भाषा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में डिवाइड कर लो आप। ऐसे प्रथम प्राकृत काल, द्वितीय प्राकृत काल, तृतीय प्राकृत काल। और मध्यकालीन आर्य भाषा का 500 में इसको भी डिवाइड कर लो। प्रथम को 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, है ना। 1 ईस्वी मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब तक। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। द्वितीय प्राकृत काल 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। और तृतीय प्राकृत काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। तो ये प्रथम प्राकृत काल को क्या बोला गया? पाली भाषा का उपयोग किया गया उस समय। तो प्रथम प्राकृत काल पाली, द्वितीय प्राकृत काल प्राकृत और तृतीय प्राकृत काल अपभ्रंश। और अपभ्रंश के ही परिवर्तन का समय जो था, उसी से परिवर्तित जो भाषा निकली संक्रमणकालीन भाषा, तो वो अब हट है 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ये जितना भी बता रहे हैं सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आप सिर्फ इतना पढ़ के जा सकते हो। इनसे जितना भी हिंदी भाषा के विकास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। हम आपको लास्ट में बताएंगे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। और आधुनिक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। तो आप इसका डिवाइडेशन कर लो। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। प्राचीन को 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी, मध्यकालीन हिंदी को 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी और आधुनिक हिंदी को 1850 से अब तक। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है। हाँ, हम आगे पढ़ते हैं। अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो अपभ्रंश के कितने प्रकार हैं ये जानते हैं। अपभ्रंश के 6 प्रकार हैं। ये सारा जितना भी हम आपको बता रहे हैं सब कुछ याद करना है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अपभ्रंश के प्रकार कितने? 6 प्रकार हैं। शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, व्राचड़, महाराष्ट्री। तो शौरसेनी से कितनी उपभाषाएं निकली? आप ऐसे तो पराग, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। और जिसमें हमने टिक किए हैं वो हिंदी की उपभाषाएं नहीं हैं। अब आगे देखोगे अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी। आप ऐसे याद करो कि अर्ध में आधा रा लगा है तो पूर्वी में आधा रा लगा, तो पूर्वी हिंदी। और मागधी को कैसे याद करोगे? मागधी की कितनी उपभाषाएं? 4। अब बिहारी उड़ा ऐसे कुछ याद कर लो। अब बिहारी उड़ा, असमिया, बैंगला, बिहारी, उड़िया। और खस से निकली पहाड़ी, और ब्राचड़ से पंजाबी और सिंधी भाषा निकली, और महाराष्ट्री से मराठी भाषा निकली। तो आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना पढ़ के जाना है आपको। और इसके आगे इसको आप अब इसके पढ़ लो। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं एवं 17 बोलियां हैं। तो उपभाषा 5 कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। पूर्वी हिंदी के तहत जो बोलियां आती हैं तो अवधी हो गई, बघेली जो हम लोग बोलते हैं, बघेलखंड में छत्तीसगढ़ी हो गई। तो इसका क्षेत्र क्या है? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पूर्वी हिंदी में 3 बोली आ गई। और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आ गई? बांगरू, कौरबी। बांगरू को ही कौरबी बोलते हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी। और अन्य बोलियां कौन सी हैं? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। इनका जो क्षेत्र है वह हरियाणा, उत्तर प्रदेश। और राजस्थान के 4 पार्ट कर लो। उत्तर, अब ये
डायरेक्शन तो पता होगी ना, पूर्व राइट साइड, पश्चिम लेफ्ट साइड, ऊपर की साइड उत्तर और नीचे की साइड दक्षिण। तो पूर्वी राजस्थानी, उत्तर राजस्थानी, पश्चिम राजस्थानी, दक्षिण राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी को अन्य नाम क्या है, ढूढ़ाड़ी या जयपुरी, और उत्तर राजस्थानी का मेवाती, और दक्षिण राजस्थानी का मालवी, तथा पश्चिम राजस्थानी का मारवाड़ी। इसका क्षेत्र क्या है, राजस्थान ही है। और बिहारी उपभाषा की कौन कौन सी बोलियां हैं, भोजपुरी है, मगही हो गई जो बिहार में बोली जाती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। इनका क्षेत्र क्या है, बिहार, उत्तर प्रदेश। और पहाड़ी उपभाषा की कौन कौन सी बोली है, कुमाऊनी और गढ़वाली। इनका क्षेत्र क्या है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब देखते हैं और जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि हमारे देश की भाषा, राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी। मतलब स्क्रिप्ट जो होगी, जैसे जिसका हम स्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे वो स्क्रिप्ट देवनागरी होगी। तो संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद से प्राप्त है, अनुच्छेद 343 से। याद रहे, संघ की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। लगभग 10 राज्यों में हिंदी राजभाषा है। राजभाषा अर्थात संसदीय कार्यों, सरकारी कामकाज हेतु प्रयुक्त होने वाली भाषा। अपना एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये इन राज्यों में हिंदी राजभाषा है। और अब यहाँ जानेंगे अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग। तो राजभाषा के संबंध में आयोग कौन बना सकता है, अर्थात हिंदी भाषा के बढ़ावा के लिए आयोग बनाया जा सकता है। तो जब संविधान बना था उसके 5 वर्ष तक राष्ट्रपति आयोग बना सकता था, और इसके बाद 10 वर्ष के पश्चात संसदीय समितियां होंगी, वो आयोग का निर्माण करेंगे। और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं, उसके तहत हिंदी भी आती है। और हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, अर्थात संविधान में इसको दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। तभी से राजभाषा घोषित किया गया, और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रथम बार हिंदी दिवस मनाया गया, उस समय वो प्रधानमंत्री थे। और अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है कि हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश, अर्थात संघ को निर्देश दिया गया है कि आप हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करिए, जिससे हिंदी भाषा का विकास हो। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे स्वयंभू को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, उनकी रचना क्या है, पौंचर्य। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। अवहट्ट को अपभ्रंश मीन्स अवर्तन, अपभ्रंश जो भाषा है उसके परिवर्तन से जो भाषा बनी वो अवहट्ट है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अपभ्रंश का अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और प्रताप नारायण मिश्र ने कौन सा नारा दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या बोला जाता है, आधुनिक हिंदी का जनक। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर। और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिलाने के लिए, ताकि यूएनओ की भाषा बन सके, अर्थात यूनाइटेड नेशन की भाषा बन सके, इसके लिए हिंदी सम्मेलन होता है, 1975 से हो रहा है, जो नागपुर पे हुआ था। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, शिवसागर रामगुलाव, जो कि मॉरिशस के उस समय के प्रधानमंत्री थे। और याद रहे, मॉरिशस ऐसा देश है जहाँ की राष्ट्रभाषा भोजपुरी है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते। अब ये जान लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे, बस इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस हिंदी भाषा के विकास से यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब ये जानते हैं कि जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब पूछा ब्रज भाषा संबंधित है, ब्रज भाषा से संबंधित है, उसमें ऑप्शन दे दिया बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो ब्रज भाषा किससे संबंधित है, पश्चिमी हिंदी से, ना, ये ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। और अब पूछ लिया कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, ये जो बोलियां हैं, इसीलिए सारा याद करो, ये बोलियां सारी याद कर लो। उपभाषा
पाँचों याद कर लो। शौर सैनिक अपभ्रंश के प्रकार याद कर लो। डायरेक्ट पूछ लेता है असमिया किससे संबंधित है, किस अपभ्रंश से संबंधित है, तो असमिया मागधी अपभ्रंश से संबंधित है। वैदिक काल का पीरियड पूछ लेता है, पाली का पीरियड का पूछ लेता है, प्राकृत का, मध्यकालीन हिंदी का। तो ये सारा कुछ जितना भी सारा याद कर लो। यहाँ इसके अलावा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। हिंदी भाषा के विकास से सिर्फ आप ये 2 पेज पढ़ के जाओ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में जाने से पहले सिर्फ ये इतना याद कर लो, इनको देख लो, यहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे। बस इनको अच्छे से याद कर लो, एक भी ना छूटे, एक भी बोलिए ना छूटे, एक भी उपभाषा ना छूटे, और उसका क्षेत्र भी देख लेना, और जितना समयावधि है उसको देख लेना, और ये किस भाषा परिवार देख लेना, और हिंदी भाषा का विकास क्रम जो है वो देख लेना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। और याद रहे हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, लेकिन हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ये क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं, और आप एक बार इसको देखना अच्छे से, 2 बार 3 बार, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते। आप इसको पूरा पढ़ो, एक एक चीज़ पढ़ना, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ये शॉर्ट्स नोट है, इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछेगा, यहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, लेकिन जितना भी है 2 पेज में सब कुछ पढ़ना, एक एक शब्द पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि दूसरा वीडियो बनाएं वर्णमाला से संबंधित, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।